2023 में पूछे जाने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो जिन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम सिमरन सहगल है और मैं इस चैनल पर दैट इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल के ऊपर NTA UGC नेट JRF एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ। और इसी के रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ जून 2023 एग्ज़ाम की। तो मैं इकोनॉमिक्स के अंदर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट वाइज उन्हें करवा रही हूँ विद कॉन्सेप्ट्स, और पेपर 1 की तैयारी भी मैं करवा रही हूँ जिसमें मैं हर यूनिट के 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें डिस्कस कर रही हूँ अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप भी आपका भी नारा यही है जैसे कि मेरा है कि इस बार JRF पार, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड की ये दूसरी वीडियो है। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप ये वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी हमने कवर किए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। जैसा मैं पहले बता चुकी, मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं पिछले 3 से ज़्यादा साल मुझे हो चुकी है इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, और पेपर 1 भी मैं पढ़ाती हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। 2 बार मैंने खुद UGC नेट JRF क्वालिफाई किया हुआ है। मेरा एक आर्टिकल पब्लिश्ड है इन एन इकोनॉमिक्स मैगजीन ऑन द गिवन ISBN नंबर ऑन योर स्क्रीन। मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये पूरी लिस्ट है जिससे आप अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप ऑन करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लास के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, उससे आगे हम डिस्कस अब करने वाले हैं। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज़ द 16th क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है ये क्वेश्चन। लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। ठीक है, टीचर नीड्स के ऊपर ये आपका डिपेंडेंट होता है लर्नर सेंटर अप्रोच। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लर्नर सेंटर अप्रोच क्या होती है, टीचर सेंटर अप्रोच क्या होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और एक होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। चलो, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जब आपका मेन फोकस किसके ऊपर है, लर्नर के ऊपर है। ठीक है, जब आपका मेन फोकस स्टूडेंट के ऊपर है, जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्नर या स्टूडेंट के अराउंड ही घूमता है। टीचर सेंटर अप्रोच क्या होती है, जब आपका टीचर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पर ज़्यादा रोल किसका रहेगा, किसके अराउंड आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस घूमेगी, टीचर के अराउंड घूमेगी, या फिर जिसको हम इंस्ट्रक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर ऑन टीचर नीड्स। नो, इट इज सेंटर ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, क्योंकि लर्नर सेंटर है, लर्नर एक हमारा सेंटर है जिसके अराउंड सारी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस घूम रही है। ये तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो लर्नर सेंटर अप्रोच होती है इसके अंदर आप हमेशा कोऑपरेशन की बात करते हैं और आप अपने सब्जेक्ट मैटर को ही समझाते हैं बच्चों को। पूरा जो आपका फोकस रहता है वो सब्जेक्ट मैटर को आपको समझाने में लग जाता है, कोऑपरेट करने में लगता है। आप यहाँ पे सिर्फ टीचर का रोल नहीं रह जाता, यहाँ पे आपका टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का रोल होता है, टीचर प्लस लर्नर दोनों का एक्टिव रोल होता है। आप स्टूडेंट से फीडबैक जो है वो लेते हैं और उसी के बेसिस पे आप आगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो योर आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। सो योर 4th इज द राइट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इससे रिलेटेड मैंने एक स्लाइड लगाई है यहाँ पर, विच इज़ वेरियस मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपको आता है कि टीचर सेंटर मेथड कौन से होते हैं, लर्नर सेंटर मेथड्स कौन से होते हैं। तो टीचर सेंटर मेथड की आपको यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, लर्नर सेंटर मेथड की भी मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट दे दी है, मिक्स मेथड की भी मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे दी है। अब मैं इन शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आता है पेपर में क्वेश्चन।
तो लेक्चर मेथड क्या होता है, जब एक टीचर आपका क्लासरूम में खड़ा हुआ है एंड ही इज़ डिलीवरिंग हिज आइडियाज़, ही इज़ डिलीवरिंग हिज नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। वहाँ पे स्टूडेंट से कोई भी फीडबैक नहीं लिया जा रहा है, स्टूडेंट से कुछ भी पूछताछ नहीं की जा रही है, सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं अपनी नॉलेज इम्पार्ट करने पे, आप सिर्फ अपनी नॉलेज जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं लगातार। दिस इज़ लेक्चर मेथड, जो कि आपका कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर होता भी है। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलकर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल में सोशल साइंस पढ़ा होगा, SST जिसको हम कहते हैं तो सोशल साइंस के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे 10th तक। फर्स्ट वाज ज्योग्राफी, देन देयर वाज हिस्ट्री, देन देयर वाज सिविक्स। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए या तीनों टॉपिक्स के लिए आपके अलग अलग टीचर्स हुआ करते थे, लेकिन सब्जेक्ट तो आपका एक ही था, सोशल साइंस। ठीक है, एक ही बुक आपकी हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पर चैप्टर्स डिवाइड हो जाते थे 3 टीचर्स के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड टीम टीचिंग, जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर आप सिर्फ एक वीडियो जो है उसके थ्रू आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू आप बच्चों को समझा रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज डायलॉगिक और डायरेक्ट टीचिंग। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू योर लेक्चर मेथड, जिसके अंदर आप डायलॉग्स पास ऑन कर रहे हैं। अब डायलॉग्स का क्या मतलब है कि आप बोलकर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स को पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर में सबसे पहला है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल आपने कॉलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वहाँ पे 3 या 4 या मैक्सिमम 10 बच्चों के साथ बैठकर जो टीचर है वो उन्हें पर्सनली इन्फॉर्मेशन देता है, पर्सनली उन्हें पढ़ाता है, जो भी उनके डाउट्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम होता है जो आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स आपको देते हैं टू क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स क्या होता है, आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है या एक आपको कुछ काम करने के लिए दे दिया जाता है, 10-12 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं कि आप इनको खुद से सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपको कुछ रिसर्च वर्क करने के लिए दे दिया जाता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है ताकि आप खुद का दिमाग लगाएं और खुद से आप अपनी नॉलेज को आगे डेवलप कर सकें। नेक्स्ट इज केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है जब आप इन डेप्थ एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको केस स्टडी करने को दे दी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही इन डेप्थ जाके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडियरीज़ को आप पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स उनकी जो भी उनके बिजनेसेस चल रहे हैं उसके ऊपर आप स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, ये आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, जब आपको सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से आपको सिखाया जाता है। सो दिस इज़ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, बेसिकली कोडिंग वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है, जब आप सिर्फ फेस टू फेस इंटरेक्शन से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कंप्यूटर का भी यूज़ कर रहे हैं अपना पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो क्या है, आप वीडियो के ऊपर पढ़ा रहे हैं बच्चे को और आप उसके साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। ओके, आप उससे बात कर रहे हैं। देन ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या होती है, आपको खुली छूट दे दी जाती है क्लासरूम में कि आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, जो भी आपके दिमाग में नॉलेज आ रही है आप उसको शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ भी और टीचर के साथ भी। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप हर एक बच्चे के पास जाकर उसे इंडिविजुअली पढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल आ जाएगा आपका होम ट्यूशंस का। ठीक है, सो होम ट्यूशंस में क्या होता है, आप इंडिविजुअली एक बच्चे के पास जाते हैं और उसे पढ़ाते हैं। सो दिस इज पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ। देन ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जब बच्चा अपने हिसाब से पढ़ाई करता है। ठीक है, जब पूरी की पूरी उसकी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो सिर्फ वो डिसाइड ही कौन कर रहा है, लर्नर कर रहा है, उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल सब चीज़ें जो है वो लर्नर खुद ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट मिक्स मेथड में ग्रुप डिस्कशन इज जीडी राउंड। जैसे आपने कई इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए होंगे तो उसमें आपको पता होगा जीडी राउंड के अंदर क्या होता है, कुछ 5 से 10 लोगों को बिठा दिया जाता है, उन्हें कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको अब डिस्कशन करनी होती है। नेक्स्ट इज सेमिनार। सेमिनार्स क्या होते हैं, एक एजुकेशनल आपको सेटिंग दे दी जाती है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाता है, आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है, एक पैनल आ जाता है आपका, पैनल यानी कि एक कहीं जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल होता है, 10 से 12 लोग जो है वो सामने बैठे हुए हैं आपके। ठीक है, तो वैसे ही पैनल डिस्कशन होती है, उसके अंदर आप एक्सपर्ट्स कुछ बैठे हुए होंगे और वो किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो पैनल मेंबर्स हैं वही आपके पार्टिसिपेंट्स भी हो जाते हैं और वही जज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, आप न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, जनरेशन ऑफ आइडियाज़। जब आपको बहुत सारे आइडियाज़ चाहिए होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो आप बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने को कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, अपने
दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उसको सोचिए और बताइए जो भी आपका आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, आप सारे आइडियाज़ बताइए। इसका मेन पर्पस सिर्फ यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ आपको लेकर आने हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड, ये मैं आपको बता चुकी, ये लर्नर सेंटर में भी आता है। देन ट्यूटोरियल्स भी बता चुकी, केस स्टडी बता दिया। नेक्स्ट इज रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, ये आपने कई बार किया होगा। रोल प्ले होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्टिंग करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हुआ था, उन्होंने हमें रामायण, आई गेस रामायण, नो महाभारत, ठीक है, महाभारत पढ़ रहे थे हम। तो महाभारत में हमारे टीचर्स ने क्या किया कि ग्रुप्स में हमें डिवाइड कर दिया, एक एक चैप्टर हमें डिवोट कर दिया कि आप एक इस चैप्टर को पढ़िए और उसका रोल प्ले प्रेजेंट कीजिए। तो अब उसके अंदर हमने एक दूसरे जो भी 4-5 बच्चों का ग्रुप था, उसके अंदर हमने अलॉट कर दिया था सबको जो भी उनका रोल था, और उसके अकॉर्डिंगली हमने परफॉर्म किया था। उससे हमें आसानी से समझ में भी आ गया था और हमारे दिमाग में भी रही वो चीज़। नेक्स्ट वॉज सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, जब आपको एक्चुअल सेटिंग में नहीं बिठाकर आपको एक आर्टिफिशियल सेटिंग में बिठा देते हैं, जो कि बिल्कुल रियल सेटिंग की तरह ही होता है, और वहाँ पे आप सीखते हैं। फॉर एग्जांपल पायलट को आप डायरेक्टली जहाज़ पर नहीं बिठा देते हैं, ठीक है, उड़ा कि ले बेटा 100 बंदे ले और ऊपर ले जा, उड़ा दे, ठीक है, तो वो लिटरली उनको ऊपर ही ले जाएगा। तो इसीलिए आपको पायलट को एक सिमुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ता है जो बिल्कुल आपके रियल प्लेन की तरह ही होता है, और उसके अंदर जो है वो सीखते हैं कि कैसे प्लेन उड़ाना है। इसका एग्जाम्पल है आपका वो रनवे 3 मूवी, अगर आपने देखी है, नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मूवी है वैसे। सो रनवे 3 मूवी के अंदर इसके बारे में अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, प्रॉपर उन्होंने दिखाया है कैसे सिमुलेशन होती है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है डेमो देना, जब आप किसी चीज़ का बच्चे को डेमो दिखा रहे हैं और उसके बाद उसको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक। अब देखो आपको एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने को मिल गया, ठीक है, तो ऐसा ही, इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स आपके करवाए हैं। Which of the following is a technique to provide right kind of support in right account at right time to increase child competence, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपली इसका आंसर है स्कैफोल्डिंग। नाउ व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। अब ये सारे के सारे जो आपके हैं ना, ये मैंने आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर समझा दिए हैं, और इसके साथ भी +2 कॉन्सेप्ट्स और बता दिए हैं जिनका आगे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं ये होते क्या है सारे के सारे टॉपिक्स। पहली बात, ये मेंशन कौन सी थ्योरीज के अंदर है। तो स्कैफोल्डिंग इज मेंशन इन वाइगॉट्स्काई की थ्योरी, वाइगॉट्स्काई की थ्योरी के अंदर है स्कैफोल्डिंग। देन दिस स्कीमास जो है ये आपका पियाजे की थ्योरी के अंदर है। एसिमिलेशन भी आपका सॉरी ये अडेप्टेशन जो है ये भी पियाजे की थ्योरी में है। इक्विलिब्रेशन भी पियाजे में है। सॉरी एसिमिलेशन भी आपका पियाजे में है। अकोमोडेशन भी आपका पियाजे की थ्योरी के अंदर ही है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली देख लेते हैं क्या होते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, टू हेल्प लर्नर्स अचीव इंडिपेंडेंस। वाइगॉट्स्काई आउटलाइन स्कैफोल्डिंग एज अ टूल फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये एक टूल उन्होंने दिया है ताकि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट होकर पढ़ सके। लर्नर्स कंप्लीट स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स इन ऑर्डर टू रीच द गोल। उन्हें कुछ स्मॉल टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनका इवेंचुअल गोल जो है वो अचीव हो जाए। वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद अ स्किल्ड इंस्ट्रक्टर और मोर नॉलेजेबल पीयर्स हेल्प स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट। जब आप बहुत ज़्यादा मास्टर जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, आपके जो टीचर हैं, या जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके गाइड हैं, या फिर और ज़्यादा आपके जो नॉलेजेबल साथी हैं, उनके साथ मिलकर आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। As learners grow within their zone of proximal development and become more confident, they practice new tasks with the social support that surrounds them. जब वो अपने zone of proximal development के अंदर grow करते हैं, तब अब zone of proximal development क्या होता है मैं आपको भी समझाती हूँ। तो zone of proximal development में जब वो grow करते हैं तो और confident हो जाते हैं और नए टास्क को आसानी से कर पाते हैं with the help of other people. Vygotsky maintains that learning occurs through purposeful meaning interaction with the others. जब आप दूसरे इंसानों के साथ purposeful meaningful interaction करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, मैंने आपको आगे दे भी रखा है यहाँ, ये रहा, ठीक है।
So there is zone of achieved development and one is zone of proximal development. ठीक है, zone of achieved development क्या होता है? वो सारी की सारी चीज़ें जो आप बिना किसी गाइड के कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी की हेल्प के आप जो भी काम कर सकते हैं वो आपका zone of achieved development है. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जो आप खुद से नहीं कर सकते, पर अगर आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाए, आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की जाए तो आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे. दैट इज़ योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है, तो जब आप अपनी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एंटर करते हैं, यानी कि किसी की हेल्प के साथ जब आप ग्रो करने लगते हैं तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और न्यू टास्क को परफॉर्म करने के लिए अच्छे से आप मतलब परफॉर्म कर पाते हैं. ओके, चलिए, तो दिस इज स्कैफोल्डिंग. इसीलिए आपका जो पीछे दे रखा है इन्होंने, which of the following is a technique to provide right kind of support in the right amount of time to increase child competence? It is scaffolding only. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना right kind of support, इसीलिए. नेक्स्ट है schemas. schemas क्या है आप ये देखिए. Piaget claimed that knowledge cannot simply emerge from sensory experience. Some initial structure is necessary to make sense of the world. According to Piaget, children are born with a very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge are based. Schemas are the basic building blocks of such cognitive models and enable us to form a mental representation of the world. Schemas क्या है? Schemas आपके एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ठीक है, आपकी वो मेंटल स्टेट है जो बिल्कुल इनिशियल मेंटल स्टेट है जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को सीखते हैं. ठीक है, जिसके बेसिस पे आप और ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करते हैं. Schemas are ये तो हो गया. Piaget defined schemas as a cohesive, repeatable action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning. In more simple terms, Piaget called a schema the basic building block of intelligent behavior. जब आप चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं तो ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होती है. आपके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी नॉलेज की, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल की जो आपकी नॉलेज होती है उसको आगे इन्होंने स्कीमास कहा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एसिमिलेशन क्या है? सो एसिमिलेशन एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. ओवरऑल बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट चेंज as a result of new information. Assimilation occurs when the new experience is not very different from previous experience of a particular object or situation. We assimilate the new situation by adding information to the previous schema. This means that when you are faced with the new information, you sense of this information by referring to information you already have. Assimilation क्या होता है? Assimilation का सिंपली मतलब होता है जब आप अपनी किसी नई नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ आपको कि एक 2 साल का बच्चा है, उसने अपने पापा को देखा कि उसने एक आदमी को देखा जो गंजा था और उसके बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे से बाल थे. तो उसको देखते ही बोलने लग गया क्लाउन क्लाउन. ठीक है, क्योंकि उसकी पहले से नॉलेज क्या थी कि अगर एक गंजा इंसान होता है जिसके बिखरे बिखरे से बाल होते हैं वो क्लाउन होता है. ठीक है, जोकर होता है वो. तो उसने जब एक ऐसे आदमी को देखा जो गंजा था, जिसके बाल ऐसे बिखरे बिखरे से थे, तो उसने उसके साथ रिलेट कर दिया. अपनी प्रीवियस नॉलेज को उसने अपनी ये न्यू नॉलेज के साथ उसको एसिमिलेट कर दिया, उसको कंपेयर करके देखा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अकोमोडेशन. अकोमोडेशन क्या होता है? When the new experience is very different from what we have encountered before, we need to change our schema in very radical way or create a whole new schema. Psychologist Piaget defined accommodation as a cognitive process of revising existing cognitive schemas, perception, understanding so that new information can be incorporated. तो एसिमिलेशन आप कब करते हैं? जब आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है. अकोमोडेशन आप कब करते हैं? जब आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन और आपकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन आपस में डिफरेंट होती है. ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है. तो अब आप क्या करेंगे? अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन को आप रिवाइज करेंगे, उसको आप दोबारा से ठीक करेंगे, उसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे. ठीक है, सो दिस इज सिंपली अकोमोडेशन. अब एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है? अ बेबी ट्राइज टू यूज़ the same schema for grasping to pick up a very small object. It doesn't work. The baby then changes the schema by now using the forefinger and thumb to pick up the object. ठीक है, अब एक बच्चा जो है किसी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी चीज़ों को उठाने की, उससे वो हर चीज़ नहीं उठा पा रहा था. तो अब उसने न्यू इन्फॉर्मेशन डेवलप कर ली अपने लिए कि उसने अकोमोडेट कर लिया अपने आप को, चेंज कर लिया अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से कि उसने अब अपने थम्स और अपनी फिंगर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया चीज़ों को पकड़ने के लिए. ठीक है, चलिए, दिस इज अकोमोडेशन. नेक्स्ट
नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड चेंजेस इट्स मेंटल मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड टू मैच मोर क्लोजली हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली इज। ठीक है, जब आप अपनी जो परसेप्शन है वर्ल्ड को लेकर उसको चेंज कर देते हैं इस हिसाब से कि वर्ल्ड आपका एक्चुअली कैसा है, जैसे आपकी सोच में वर्ल्ड है उसको आपने अडेप्ट कर लिया है इनटू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है, अब आपकी सोच में वर्ल्ड अलग तरीके का था, ये आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन जब आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए तो आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि यही असलियत है, ऐसी ही हमारी सोसाइटी है, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। ठीक है, सो अडेप्टेशन इज ब्रॉट अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की हेल्प से ही आप सीखते हैं अडेप्ट करना। लास्ट इज इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? पियाजे बिलीव दैट ऑल ह्यूमन थॉट seeks order and is uncomfortable with contradictions and inconsistencies in knowledge structures. In other words, we seek equilibrium in our cognitive structures. Equilibrium occurs when a child's schemas can deal with most new information through assimilation. However, an unpleasant state of disequilibrium occurs when the new information cannot be fitted into the existing schemas. Piaget believed that cognitive development did not progress at a steady rate, but rather it leaps and bounds. Equilibration is the force which drives the learning process, as we do not like to be frustrated and will seek to restore balance by mastering the new challenge. ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, देखो इक्विलिब्रेशन क्या है कि आप हमेशा अपनी न्यू नॉलेज को अपनी ओल्ड नॉलेज के साथ एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहेंगे। अगर आपकी न्यू नॉलेज जो है वो आपकी ओल्ड नॉलेज से बिल्कुल ही अलग होगी, उसके बीच में अगर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं अपनी ओल्ड नॉलेज को अपनी न्यू नॉलेज के साथ, न्यू नॉलेज को सीख कर, ठीक है, आपने जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो आपने लर्न कर ली अच्छे तरीके से, उसके साथ आपने अकोमोडेट कर लिया है, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच पाएंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंचने की, दिस इज सिंपली इक्विलिब्रेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग था। अब देखो मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन को कराने का यही था कि आपको ये सारे जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं समझ में आ जाए। ओके, चलिए, तो इसी के साथ अब हम पियाजे की थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। जैसे तो मैंने अपने चैनल पर ही करवाई हुई है पहले, पर स्टिल अगेन कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टेप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप SPCF से याद कर सकते हैं। SPCF क्या है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। कितने से कितने साल के बच्चे हैं यहाँ पर, ये आपको याद कर लेना है। 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11 और 11 साल से बड़े बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दिस इज वाइगॉट्स्काय का मॉडल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय DTH चैनल। नो, दिस इज, ये थोड़ा ना क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट इनिशिएटेड बाय DTH चैनल्स। ठीक है, सो स्वयं प्रभा जो है इट इज़ एन एजुकेशनल लर्निंग, नॉट एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली। स्वयं प्रभा जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ DTH चैनल्स ओनली। इट इज़, इसके यहाँ पर एक 34 DTH चैनल्स का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर लगातार आपके जो कोर्सेज़ हैं वो चलते रहते हैं। इधर साइंस कह लो, आप आर्ट्स कह लो, अलग अलग फील्ड के आपके कोर्सेज़ जो हैं वो लगातार दिन में चलते रहते हैं। एटलीस्ट 4 घंटे का कॉन्सेप्ट जो है वो डेली पोस्ट किया जाता है और वो 5 बार रिपीट होता है दिन में। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? सो दिस वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी या लास्ट वीडियो में भी आपको करवा दिया था, लेकिन मैंने फिर से यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दी है। ठीक है, बाकी मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैं अभी तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो अब ये ध्यान रखिएगा आप कि ये कौन सी सैटेलाइट से था। सैटेलाइट का पिछली बार क्वेश्चन आया था। 34 DTH चैनल्स, ये पिछली बार आया था, मतलब पिछली क्लास में आया था। 24/7 बेसिस पे ये चलता है, ये भी आपको कल क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अभी आपका क्वेश्चन आ गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, या MHRD, जो पहले MHRD था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A learner combines his or her previous schemas or modifies them as per new experience. The process of combining, modifying existing schemas and to arrive at new schemas is known as
तो अब ये आपने पहले ही पढ़ लिया था, दिस इज अकोमोडेशन, अभी मैंने आपको करवाया। जब आप अपनी प्रीवियस स्कीमास को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपने नए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अपनी नई इन्फॉर्मेशन को देखते ही, जब वो नई इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट होती है तो आप अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अकोमोडेशन, इसीलिए मैंने आपको कराया था। देखो अब यहाँ पे आ गया ना अडैप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, इसीलिए मैंने करवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Which of the following curriculum development model come under technical scientific model? ठीक है, तो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इनमें से आपका कौन सा है? दिस इज टाबाज मॉडल, विच इज हिल्डा टाबाज मॉडल। मैंने अगली स्लाइड आपको डाल दी है इससे रिलेटेड। तो हिल्डा टाबा का जो मॉडल है इसको हम इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ PYQ, ये आपसे पूछा गया था। तो इसकी कुछ अजम्पशंस है। क्या अजम्पशंस है? कि आप मानते हैं कि थिंकिंग जो है उसे आप पढ़ा सकते हैं, जो आप सोचते हैं वो किसी को आप ज़रूर पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो लर्नर है वो एक्टिव है यहाँ पे, और जो प्रोसेस थॉट है वो सीक्वेंशियल है, लॉफुल है। अब देखो यहाँ पर सीक्वेंशियल और लॉफुल लिखा हुआ है। लॉफुल का क्या मतलब है? दैट इट इज़ बेस्ड ऑन लॉज और इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और सीक्वेंशियल का क्या मतलब है? कि यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाता है, इसीलिए ये साइंटिफिक मॉडल्स के अंदर काउंट होता है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पीछे अभी, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइज डेटा कैन हेल्प द लर्नर टू जनरलाइज। अगर आपका डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा तो ये लर्नर को हेल्प करता है चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। इसकी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ आप कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं, देन डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, और जो आपने फिर प्रिंसिपल्स बनाए उनको आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हिल्डा टाबा का मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following statement best describes the brainstorming method of teaching? ठीक है, आपको brainstorming method का बताना है। brainstorming मैंने अभी आपको बताया था, जनरेशन ऑफ आइडियाज़ है ये, ठीक है, जनरेशन ऑफ आइडियाज़। तो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। फर्स्ट में ही हमको मिल गया, ठीक है, फर्स्ट ही मिल गया, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। स्मॉल स्टेप, प्रेजेंटेशन, दिस, थीम, इंटरेक्शन, नो, ये सारे गलत हैं, आपका फर्स्ट ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the main characteristics of learner centered approach? ठीक है, अब आपको पूछा है learner centered approach की कुछ characteristics. So it is based on rigid curriculum. No, rigid नहीं होगा curriculum. rigid कब होगा? जब teacher centered होगा, ठीक है। जब टीचर के हाथ में हर चीज़ होती है, टीचर का रोल एक्टिव होता है, तब आपका करिकुलम रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? दिस इज फिक्स्ड, जो चेंज नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। अगर लर्नर सेंटर है तो लर्नर का जो है वो फ्लेक्सिबल करिकुलम रहेगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल कैसे है? अब आप सब जानते हैं, आप अपने कॉलेज के अंदर अपने सब्जेक्ट्स खुद से चूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने इलेक्टिव्स वगैरह या आपके कोर के अंदर भी जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब आप खुद से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका फ्लेक्सिबल करिकुलम है। इट इज़ सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो फिर से वही वाली लाइन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर था ये कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप कोऑपरेट करके चलते हैं बच्चे के साथ और सब्जेक्ट मैटर उसको तब समझाते हैं कोऑपरेट करके। तो दिस इज राइट लर्नर सेंटर में। इट इज़ मेनली सेंटर ऑन टीचर नीड, ये भी था हमारे उसके अंदर, दिस वॉज रॉन्ग, ये गलत हो गया। टीचर नीड नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट की नीड होगी। इट लेज एम्फोसिस ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, दिस इज राइट। ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? कि आपको जो भी एक्सपोजर दिया जा रहा है, जो भी आपको चीज़ सिखाई जा रही है, उसके अंदर वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर विविधता होनी चाहिए। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली B एंड D। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। अब देखो आपको एक टॉपिक पढ़ के कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बिसाग। अगेन स्वयं प्रभा का क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन आ गया, पिछली वीडियो में भी इतने क्वेश्चंस थे, आज की वीडियो में भी अभी हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है स्वयं प्रभा से। तो ये कहाँ पर था? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, और अभी जो स्लाइड लगाई थी उसमें भी लिखा हुआ है, दिस इज फ्रॉम बिसाग एंड गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर से है ये। नेक्स्ट, ये नया क्वेश्चन है, दिस इज टी-पैक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। इन्होंने क्या कहा है आपको? इन्होंने आपको क्या कहा है? ओके, इसका आंसर गलती से आ गया है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। टी-पैक में यहाँ पर क्या कहा है आपको? टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है ये फ्रेमवर्क दैट हैज़ बीन डेवलप बाय मिश्रा एंड कोचलर इन 2006। ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ही डेवलप किया है 2006 में। ट्रैक फ्रेमवर्क कंप्राइज ऑफ 6 कंपोनेंट, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं पूरा, मैंने आगे स्लाइड लगाई है इससे रिलेटेड, देखो। सो पुनिया मिश्रा एंड मैथ्यू जे कोहलर
2006 TPACK framework which focuses on technological knowledge, pedagogical knowledge and content knowledge. ठीक है, 3 मिल गए आपको यहाँ पर, which is टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पे फोकस किया है, पेडागोजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज के ऊपर यहाँ पे फोकस किया है. ऑफर्स अ प्रोडक्टिव अप्रोच टू मेनी ऑफ द डिलेमास दैट टीचर फेस इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. जब आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्लासरूम में अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उसके लिए ये इन्होंने मॉडल डेवलप किया है. बाय डिफरेंशिएटिंग अमंग दीज 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, द TPACK फ्रेमवर्क आउटलाइंस हाउ कॉन्टेंट एंड पेडागोजी मस्ट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर एनी इफेक्टिव एडटेक इंटीग्रेशन. इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको जो भी चीज़ पढ़ानी है उसको आप कैसे रिलेट करेंगे, कि आपको वो चीज़ किस तरीके से पढ़ानी है. ठीक है, सो जो भी आपको पढ़ाना है वो किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाना है उसको इन्होंने इंटीग्रेट किया है. दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द टेक्नोलॉजी बीइंग इम्प्लीमेंटिंग मस्ट कम्युनिकेट द कंटेंट एंड सपोर्ट द पेडागोजी इन ऑर्डर टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस. वो कहते हैं जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं क्लासरूम के अंदर तो कम्प्लीटली आप टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए. टेक्नोलॉजी बच्चे को कुछ नहीं सिखाने वाली है, वो उसके कंटेंट को थोड़ा बेटर तरीके से ज़रूर समझा सकती है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कंटेंट और आपका डिलीवरी तक करने का तरीका, आपके पढ़ाने का तरीका. तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, देन आपको अपनी पेडागोजी पे, यानी कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका टीचिंग मेथड कैसा है उस पर ध्यान देना है, देन उसको आपको लिंक करना है विद द टेक्नोलॉजी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू TPACK फ्रेमवर्क साइंटिफिक एजुकेशनल टूल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है आप यूज़ कर सकते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ योर पूरा TPACK का फ्रेमवर्क. आगे भी आप इसको रीड कर सकते हैं, बाकी इसमें सेम ही चीज़ लिखी हुई है कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंटेंट और अपनी पेडागोजी को देना है, देन यू विल हैव टू लिंक इट विद द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फिर. चलो, तो इसका आंसर हमारा 3rd है, यहाँ पर दिया ही हुआ था कि स्टेटमेंट 1 जो है आपकी ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं 3 कॉम्पोनेंट्स है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements best describe the summative evaluation? ये मैंने evaluation system आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था. ठीक है, तो अगर आपको उसकी स्लाइड चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. प्लस अगर आप वैसे ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है, माइंड योर इकोनॉमिक्स जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से ही है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी जिसके अंदर आपको ये समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इन सबका रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा. नहीं तो आप पिछली वीडियो देखेंगे जब, तो उसमें भी है ये चीज़ मैंने पढ़ाई है. ओके, चलो, तो समेटिव इवैल्यूएशन कौन सा इवैल्यूएशन होता है? आपके SAs, आपके फाइनल एग्जामिनेशंस. ठीक है, जो आपके एंड में होते हैं, एकदम आपकी जब इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाती है, पढ़ाई खत्म हो जाती है, तब आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ योर SA. चलो, और टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. नो, दिस इज FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब आपके डाउट क्लास में ही क्लियर किए जाते हैं. ये भी आपका पिछली क्लास में आया था क्वेश्चन, देख लो. अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट आफ्टर ट्रांजैक्टिंग द कोर्स वर्क. दिस इज राइट. समेटिव में क्या होता है, आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं क्योंकि आपने पूरा कोर्स वर्क जो है ख़त्म कर दिया है. अब आपसे एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे. ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट द क्लासरूम टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक. ये भी आपका FA फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, यूनिट टेस्ट आपके, पीरियोडिकल्स, जिसमें टीचर आपको बता सकता है कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप इस चीज़ को ठीक कर लीजिए. नेक्स्ट, द टीचर्स मोटिवेशन इज रेज बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग द फीडबैक. अगेन फीडबैक आपका कहाँ आता है? फॉर्मेटिव में, समेटिव में नहीं आता. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ओनली सेकेंड सेगमेंट इज राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो, DD ज्ञान दर्शन is a center owned television channel telecasting from दूरदर्शन केंद्र and IGNOU. So this is wrong. ठीक है, जो आपका DD ज्ञान दर्शन है ये आपका दूरदर्शन केंद्र और IGNOU के द्वारा नहीं किया जाता. DTH चैनल आर यूजिंग द GSAT सैटेलाइट. ये मैंने आपको बताया था, स्वयं प्रभा के लिए अभी मैंने बताया था. कौन सी सैटेलाइट है? GSAT 15. ये कल की वीडियो में भी था, वहाँ पर लिखा था GSAT 30, तो वो हमारी गलत हो गई थी स्टेटमेंट. ठीक है, क्योंकि GSAT 15 यूज़ होती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू. चलिए आगे बढ़ते हैं. Cognitive apprenticeship is a relationship in which an expert stretches and support a novice understanding of and use of cultural skills. तो cognitive apprenticeship क्या होती है? इसका मैंने आगे भी आपको दे रखा है. वैसे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है
What is cognitive apprenticeship? So it is a theory that emphasizes the importance of the process in which a master of the skill teaches that skill to the apprentice. आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं किसी बंदे से, और आप उसके अंडर जाते हैं और वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, उस स्किल का एक्सपर्ट है, मास्टर है, और फिर वो आपको वो चीज़ सिखा रहा है, ठीक है. सो constructivist approaches to human learning have led to the development of this theory. This theory accounts for the problem that master of a skill often fail to take into account the implicit processes involved in carrying out complex skills when they are teaching novices. जब वो नए बच्चों को सिखाते हैं तो वो कई ऐसी चीज़ें जो है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है, वो अच्छे से नहीं समझाते हैं, उन प्रोसेसेस को वो ठीक से नहीं बता पाते हैं, ठीक है. इम्प्लिसिट चीज़ों को वो नहीं बताते हैं. यानी कि इम्प्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है जो आपको सामने से ही दिख रहा है, सामने से ही जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. इम्प्लिसिट चीज़ें होती हैं इम्प्लाइड, जो आपको दिखेंगी नहीं लेकिन वो इम्प्लाइड होती हैं, ठीक है, इसी से डिराइव हो रही होती हैं. तो वो ये प्रोसेसेस नहीं समझा पाते हैं अपने नए इंसान को जो भी उनसे स्किल सीखने के लिए आ रहा है. दिस इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप. ओके, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन को. चलो, तो यहाँ पर क्या है? कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप रिलेशनशिप इन विच एक्सपर्ट जो है वो अपने नोविस को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए और नई कल्चरल स्किल्स को सिखाने के लिए. सो दिस इज राइट स्टेटमेंट. Scaffolding is a technique of changing the level support from a low skilled peer to more skilled peer. No scaffolding तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ठीक है. तो scaffolding ये टेक्निक तो नहीं होती है कि आप अपने सपोर्ट को लो स्किल्ड पेयर से मोर स्किल्ड पेयर की तरफ चले जाएं, ठीक है. सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट योर सेकेंड स्टेटमेंट इज एक सेकेंड, योर आंसर इज, हाँ, योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, योर सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड ऑप्शन आपको होना चाहिए ना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चलो, ऑटोमेटिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विद मोर एफर्ट्स. देखो बेटा, नाम से ही समझ आ रहा है, ऑटोमेटिसिटी विच इज ऑटोमेटिक. तो ऑटोमेटिक क्या होता है? जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते. तो यहाँ पे मोर नहीं, यहाँ पे लेस एफर्ट्स आना चाहिए. आपके लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, स्टिल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस हो जाती है, इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो आ जाती है, ठीक है. तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली. स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. ये बिल्कुल ठीक है. स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब आप नए आइडियाज़ को डेवलप करते हो, नए तरीक़ों को डेवलप करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. इन प्रॉब्लम बेस्ड द लर्निंग द वर्ड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, ठीक है. स्मार्ट की अब आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है. तो स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनास फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग, ठीक है. तो इसकी ये फुल फॉर्म है, आपको ये बतानी थी सिंपली. आगे बढ़ते हैं. फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं फॉर नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन. नॉन टेक्निकल के लिए कौन सा आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर है? दिस इज CEC, ठीक है. टेक्निकल के लिए कौन है आपका? दिस इज नेप्टेल, ठीक है. टेक्निकल के लिए इज नेप्टेल बट योर नॉन टेक्निकल के लिए इट इज CEC. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम. ये भी मैंने आपको सारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए थे पिछली क्लास के अंदर कि कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके, वो भी आप देख सकते हो पिछली वीडियो में, ठीक है. अभी इस वीडियो को मत छोड़ के चले जाना, अभी ये वाली वीडियो कंप्लीट करना, देन उसके बाद चलिए. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स. अब देखो ये मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ कौन कौन से लेवल्स होते हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो सब आपके 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है. टीचिंग के 4 लेवल्स होते हैं. सबसे पहला है ऑटोनॉमस लेवल. ऑटोनॉमस लेवल क्या होता है? जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीखते हैं, जहाँ पे आपको किसी टीचिंग की पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं होती, आप खुद से ही सीख जाते हैं उन चीज़ों को. जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने आप ही सीख जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे दूध देगी, मैं अगर रोऊंगा तो मम्मी मेरे पास आके बैठ जाएगी, ठीक है. तो अगर मैं हंसूंगा तो ये लोग सारे खुश हो जाएंगे. तो वो खुद से चीज़ों को सीख जाता है. दीज आर थिंग्स जो वो नेचुरली सीख रहा है. अगर आप जैसे कि छोटे बच्चे को देखोगे, उसको आपको हिंदी नहीं सिखानी पड़ती, हिंदी वो खुद से ही सीख जाता है. आपको उसको इंग्लिश सिखानी पड़ती है, इंडिया के अंदर इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, उसको आपको दूसरी लैंग्वेजेस सिखानी पड़ेंगी, लेकिन आपकी मदर लैंग्वेज उसको नहीं सिखानी पड़ती. तो दिस इज़ ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस लेवल टीचिंग, जहाँ पे आपको उसको कुछ भी
एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के नहीं समझाना पड़ रहा है, वो खुद से सीख जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लर्निंग है, सेंसरी स्किल्स हैं उसकी जो अपनी वो सेंसेस से सीख रहा है। इंटरनल लर्निंग है, खुद से अंदर से सीख रहा है। एनवायरनमेंट का रोल यहाँ पर ज़्यादा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने एटमॉस्फेयर से वो चीज़ों को सीखता है। सेल्फ लर्निंग, खुद से सीख जाता है। नेक्स्ट इज मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। अभी किसने दिया है? दिस इज गिवन बाय हर्बर्ट। हर्बर्ट ने दिया है ये आपका मेमोरी लेवल। तो यहाँ पर आप बात करते हैं हर चीज़ को रटने की, हर चीज़ को आप यहाँ पे कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते, आप बस चीज़ों को क्रैम कर लेते हो, आप बस चीज़ों को अपने दिमाग में रिमेंबर कर लेते हो, ठीक है। आप समझने की कोशिश नहीं करते। सो मेमोरी लेवल में क्या होता है? आप क्रैमिंग करोगे, रोट लर्निंग, रट्टा लगाओगे। यहाँ पे टीचर का रोल एकदम एक्टिव होता है। टीचर यहाँ पर आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 1st to 5th क्लास में तो आपके टीचर जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी क्लास में, बच्चों का इतना रोल नहीं होता। तो टीचर आपको बस पढ़ाता रहता है, बोर्ड के ऊपर लिखता रहता है और आप उसको रखते चले जाते हैं। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। आप नहीं पूछते उससे क्यों, आप नहीं समझना चाहते कि क्यों ऐसा है, आप बस रख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट एंड फिगर को आप रख लेते हैं बिल्कुल, विच इज़ A फॉर एप्पल, तो रख लिया वो चीज़। आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है तो आपने रख लिया। थॉटलेस, यहाँ पे आप बिल्कुल सोचते नहीं है कुछ भी। लर्नर का जो रोल होता है वो पैसिव होता है, लर्नर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, विच इज़ गिवन बाय मॉरिसन। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आप सीधा रट नहीं लेते चीज़ों को, आप उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो ये थॉटफुल है, आप सोचते हैं, यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर के साथ। अब क्योंकि आप सोच रहे हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो आपकी टीचर की थिंकिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर आप फोकस करते हो, आप कॉन्सेप्ट समझते हो, आप लोग चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप, कंपैरिजंस करना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं आपको समझने के लिए। डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है, यानी कि टीचर यहाँ पर आपको पढ़ा रहा है लेकिन वहाँ पर लर्नर का रोल भी होता है। सो लर्नर इज सेमी एक्टिव, कंप्लीटली लर्नर सेंटर्ड नहीं होता, लेकिन लर्नर का रोल होता है, वो वहाँ पे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने डाउट्स पूछ सकता है। लास्ट एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल इज गिवन बाय हंट। यहाँ पर आप बात करते हो क्रिटिकल थिंकिंग की, जहाँ पे आप नॉलेज को आप डेवलप करते हो, अब आप खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हो, अब आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। लेज़र फेयर होता है यहाँ पे। लेज़र फेयर क्या होता है? लेज़र फेयर होता है आपका जहाँ पर आपको टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे से जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से ही अपनी प्रॉब्लम्स डिसाइड कर रहे हैं, खुद से ही उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर आप कर रहे हैं, मैं बोल चुकी। स्टूडेंट का रोल जो है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। ओपन क्लासरूम होता है, आप खुला क्लासरूम है, कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट करके पढ़ सकता है। टीचर का जो रोल है वो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, टीचर सिर्फ हेल्प करने के लिए है, वहाँ पे गाइड करने के लिए है, आपको पढ़ाने के लिए नहीं है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस आप करते हैं ना। व्हाट इज़ एनालिसिस, व्हाट इज़ सिंथेसिस? एनालिसिस होता है जब आप किसी होल टर्म को, किसी बड़ी टर्म को आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक बड़ा टॉपिक है, आप उसके सब टॉपिक्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, देन उन सब टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं। सिंथेसिस क्या होता है? आप जब छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं और उन्हें कंबाइन करके एक बड़ी नॉलेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ सब टॉपिक्स पढ़े, उन सब टॉपिक्स को कंबाइन करके आपने एक मेन टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस इज सिंथेसिस। इंसाइट्स यानी कि अब आप अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, आप क्या सोचते हैं, आपके ओपिनियंस क्या है उस चीज़ को लेकर। क्रिटिकल थिंकिंग अब आप करेंगे, चीज़ों की पॉजिटिव्स, चीज़ों की नेगेटिव सोचेंगे आप। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होता है? पीएचडी स्टूडेंट जो होता है वो अपने खुद से ही इंफॉर्मेशन डेवलप करता है, वो रिसर्च कर रहा है, चीज़ों को, क्वेश्चन के आंसर्स खुद से ढूंढ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द होल लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब ये पूरा लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? मॉरिस एल बिगी ने दिया है, लेकिन ये डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो अलग अलग इंसानों ने दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलो, सो मेमोरी लेवल जो है, रैशनल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नो, अभी हमने पढ़ा क्रिटिकल थिंकिंग आपकी रिफ्लेक्टिव में होती है, ना कि मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग। ये बिल्कुल ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर आप क्या सोचते हैं कि बच्चा जो है वो खुद से सीखे, खुद से ही वो सोचे और अपने आप डिसीजन मेकिंग करे। तो इसीलिए आपकी फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज राइट। चलो, सो फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो जाना चाहिए यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया? Next. So this is course material provided through digital platform like Swayam helps learners go through it at any time at any place. तो ये आपका बिल्कुल एक सेकेंड,
हाँ, ये ठीक है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि आपका स्वयं पोर्टल जो है वो एकदम आपका मूक प्लेटफॉर्म है। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये आपको फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज है जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर आप कहीं पर भी इंटरनेट अगर आपके पास है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, उसमें आप कहीं पर भी बैठ कर उससे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी टाइम पर और कहीं पर भी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, लाइव क्लासेस नहीं होती वहाँ पे, रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं। डिस्कशन बोर्ड्स वर्क एज ए सिंक्रोनस मीडियम एज एनीवन कैन पोस्ट एनी क्वेश्चन और रिप्लाई एट एनी टाइम, ठीक है। डिस्कशन बोर्ड्स जो आपको वहाँ पर होता है, जो मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताए थे, उनमें से एक क्वाड्रेंट था डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। तो डिस्कशन बोर्ड्स पे क्या होता है, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, अपनी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हो, पर वो एसिंक्रोनस होता है ना। व्हाट इज़ एसिंक्रोनस? एसिंक्रोनस होता है जहाँ पे आपका सेंडर of the information and receiver of the information are not present at the same time। सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी और कुछ टाइम बाद रिसीवर उसको पढ़ रहा है या रिसीव कर रहा है और फिर वो रिप्लाई कर रहा है। दिस इज एसिंक्रोनस। फॉर एग्जांपल ईमेल्स, ईमेल में क्या होता है, आप एक बंदे को ईमेल लिखते हैं, कुछ टाइम बाद वो उसको पढ़ता है, देन रिप्लाई करता है, यानी कि रिसीवर आपकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के टाइम पे अवेलेबल नहीं था। अब सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस होता है जब आपका सेंडर और रिसीवर दोनों इन्फॉर्मेशन पास ऑन के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी व्हाट्सएप चैटिंग के ऊपर, ठीक है। तो चैटिंग पे क्या होता है, आप यहाँ से मैसेज भेजते हैं, दूसरा इंसान आपको वापस से मैसेज भेज देता है, या फिर फ़ोन कॉल पे आप बात कर रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे, सामने वाला कुछ बोलेगा, तो दोनों उस टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्कशन बोर्ड में भी आप कुछ पोस्ट कर सकते हो, उसका आंसर आपको बाद में आता है। जैसे कोरा भी होता है ना, कोरा अगर आपने देखा हो, उसके ऊपर भी आप अपना क्वेश्चन आज पोस्ट करोगे, उसका शाम को या कल या परसों आपको उसका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज एसिंक्रोनस। सो दिस इज ऑल्सो राइट, दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। टीचर सेंटर के ऊपर अब आपका ये क्वेश्चन है। सो डिसिप्लिन कम फ्रॉम सेल्फ, डिसिप्लिन जो है वो खुद से आ जाता है, तो खुद से नहीं आएगा यहाँ पे, टीचर के थ्रू यहाँ पर डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। टीचर इज द सोल लीडर, टीचर जो है, टीचर सेंटर है क्योंकि, तो यहाँ पे टीचर सेंटर में टीचर का ही रोल होता है, तो टीचर ही यहाँ पे लीडर होगा। दिस इज राइट। स्टूडेंट्स आर फैसिलिटेटर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द क्लासरूम, नो, स्टूडेंट का कोई यहाँ पे रोल होता ही नहीं है, ठीक है। जो लर्नर सेंटर होगा वहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो आपके फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन जो टीचर सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल भी इनका कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर अलाउड लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत ही लिमिटेड उनका रोल होता है क्लासरूम के अंदर। सो दिस इज राइट। सो योर आंसर विल बी बी एंड डी, ठीक है। थर्ड आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज 34th क्वेश्चन। अ पर्सन सॉल्व्स लीनियर इक्वेशंस इन अलजेब्रा for a number of days and becomes progressively more efficient in solving linear problems, ठीक है। वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, तो धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता है लीनियर इक्वेशंस। he not only becomes more accurate in his work but also solves the problem much faster। वो सिर्फ अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा, पर हर काम को वो जल्दी से कर पा रहा है। this progressive improvement in performance is a form of transfer known as, अब इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है परफॉर्मेंस में उसको हम क्या कहते हैं? सो दिस इज लर्निंग टू लर्न और जनरलाइजेशन और ट्रांसपोजिशन और आइडेंटिफिकेशन। दिस इज लर्निंग टू लर्न, ठीक है। आप लर्न कर रहे हो क्योंकि आप चीज़ों को सीखना चाहते हो, ठीक है। आपकी नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, देखो यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ अब अपने काम के अंदर सही नहीं है, वो पूरी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो दिस इज लर्निंग टू लर्न। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड फॉर द एंटायर टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़। तो हमारी 2 वीडियोस थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, एक कल कंप्लीट हो चुकी थी, आज ये वाली वीडियो है जिसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। चलिए, सो दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लेक्चर मेथड। अभी मैंने आपको लेक्चर मेथड बताया था, क्या होता है जब एक टीचर आपका प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहा है, स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं है, उससे वो फीडबैक नहीं ले रहा, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए जा रहा है, ठीक है। सो स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, नो फीडबैक तो होता ही नहीं यहाँ पे। कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, ठीक है। तो कंटेंट डिलीवरी अब आप कर रहे हैं और एक एकदम फ्लो के अंदर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, नो, दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे इंटरेक्शन तो कुछ होता नहीं, लेक्चर मेथड के अंदर सिर्फ टीचर का ही रोल होता है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन ठीक है। एंड दिस इज अ PYQ, जो इस बार आपका आया है, ये पहले का PYQ है, यानी कि मेरे हिसाब से 2022 या 2021 के अंदर ये PYQ आपका पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम।
थोड़े से ऑप्शन इधर उधर होंगे, लेकिन ये आपसे पूछा गया था, ये लाइन मुझे अच्छे से याद है स्टेटमेंट। तो जो कहते हैं ना कि आपके पेपर 1 के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, वो बिल्कुल गलत होते हैं। पेपर 1 के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाने चाहिए। एग्जैक्टली भी रिपीट होते हैं, नहीं तो टॉपिक्स तो रिपीट होने ही होते हैं, इसीलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ भी स्टार्ट करी आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दी रेगुलर सीरीज़। ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यूड रहेगी आपके पेपर तक, तो आप इन्हें देख सकते हैं रेगुलरली। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, विच इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी, और जितनी भी PDFs होती हैं मेरी वीडियोज़ की मैं वहीं पर प्रोवाइड करती हूँ। आप फाइल्स में जाकर उसे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगी सारी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स विद $S, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। देन किसी भी बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल ID के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होपफुली मैं रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।